हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली दो तरीके का होता है। प्रैक्टिकली जब हम सोचते हैं, जब कुछ थिंग्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो दो तरीके की हमारे पास थिंग्स होती हैं। या तो हमारे पास सारी आइडेंटिकल थिंग्स रहेंगी, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 कॉइन है, उनको मुझे कुछ बच्चों को देना है। तो यार हर कॉइन की वैल्यू तो सेम होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इन्हें हम बोलेंगे कि यार ये आइडेंटिकल थिंग्स हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास 5 कार हैं और मुझे उनको 5 दो रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर 3 रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप जानते हैं हर कार की नंबर प्लेट डिफरेंट होती है, हर का मैक आईडी या जो भी आप बोलें, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसकी मैक आईडी है, वो डिफरेंट होती है। तो मतलब अगर मेरे पास इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिनमें सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम अलग मैथड से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो आज हम यहां पर 1 बाय 1 दोनों टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है। शुरू करते हैं। तो पहला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सेकेंड टाइप हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। यहां पर इन मैथड्स में हम जिस तरह का अपना प्रोसेस यूज करते हैं, उसके हिसाब से इनको हमने अपने नाम दे दिए। हो सकता है कुछ बुक्स ये नाम ना दे, या हो सकता है ये नाम दे। ये हर बुक्स पे डिपेंड करता है या हर फैकल्टी पे डिपेंड करता है। इसको क्योंकि इसमें मैं पहले डिफरेंट थिंग्स में जब हम जाएंगे उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैं कुछ ग्रुप्स फॉर्म करूंगा, वो मेरा एक इंटरमीडिएट प्रोसेस होगा। दैट्स वाई डिफरेंट थिंग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ग्रुपिंग नाम देता हूं। ओके, ग्रुपिंग। ऐसे ही जब मैं आइडेंटिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो क्योंकि इसका बेसिक हम एग्जांपल कोइंस का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो मैं इसमें एक बेसिक कुछ कोइंस को कुछ बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा। दैट्स वाई इस मेथड को हम बैगर्स मेथड नाम दे देते हैं। बैगर्स मेथड। ये अलग अलग फैकल्टी अलग अलग नाम दे सकते हैं, तो आप नाम पर मत जाना, आप ओवरऑल समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन में दो टाइप्स है, डिफरेंट थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिकल थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम फर्स्ट वाले को लेते हैं पहले, डिफरेंट थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। या फिर इसको हम छोटा सा एक नाम दे सकते हैं, ग्रुपिंग। कैसे प्रोसीड करते हैं वो देखेंगे। मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैनुअली जाता हूं, उससे फिर हम डराइव करेंगे एक फॉर्मूला। फाइनली आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा फिक्स, इसलिए डरना नहीं है। अगर आपको जब मैं इसको डेरिवेशन करूं तब अगर कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर डेरिवेशन भी ध्यान ना रहे तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला काम करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक छोटा सा पहले मैं एग्जांपल लेता हूं फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मेरी एक क्लास है और इसमें मेरे पास 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मैंने बोला कि यार एक काम करो, इन स्टूडेंट्स को 3 क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मान लीजिए मेरी कोचिंग में 3 क्लासरूम्स हैं, मुझे इन 50 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा ना यार कि कितने कितने लोग एक एक रूम में जाने चाहिए, उससे पहले तो, वरना ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो जब भी आप डिफरेंट थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने लोग एक एक जगह पर जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यार इनको आप 3 क्लासरूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। किसी एक क्लासरूम में मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए, किसी भी एक क्लासरूम में मेरे पास मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स होने चाहिए।
और किसी भी एक क्लासरूम में मेरे पास मान लेते हैं कितने बच्चे, बच्चों 50 में से ये 25 निकल गए, 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो मैंने बोला कि यार मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 3 जगह पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 क्लासरूम्स में, किसी एक में 10, किसी एक में 15 और किसी एक में 25 होने चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल मैनुअली जाते हैं, बिल्कुल बेसिक मेथड से, फॉर्मूला बाद में लाएंगे। प्रैक्टिकली सोचो, मेरे पास 50 स्टूडेंट थे यार, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सोचो प्रैक्टिकली, आप बिल्कुल एज्यूम करो यार, आप क्या करेंगे, एक क्लासरूम है, 50 स्टूडेंट बैठे हैं, सबसे पहले आप बोलेंगे सर आपको एक जगह पर 10 स्टूडेंट चाहिए, आप एक काम कीजिए 10 स्टूडेंट्स को निकाल कर खड़ा कर लीजिए एक तरफ किसी एक रूम में भेजने के लिए। तो मैंने क्या किया, 50 में से पहले 10 स्टूडेंट्स को निकाल कर खड़ा कर दिया ताकि उनको एक जगह कहीं भेज सकूं। तो मैंने किया 50C10। ये आप जानते हैं कि 50 डिफरेंट थिंग्स में से 10 का अगर मुझे सिलेक्शन करना हो तो क्या होता है, 50C10। ये आप सिलेक्शन जानते हैं, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसमें ये आपको पढ़ा दिया गया है। अब आपको क्या दिखेगा बेटा, अब आपको दिखेगा कि यार 50 में से 10 स्टूडेंट्स तो निकल चुके, 50 में से 10 निकल चुके हैं, 40 बचे हैं क्लासरूम में। अब जो सामने 40 बचे हैं उनमें से मुझे किसी एक जगह पर 15 भी भेजने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10 पहले निकाल के खड़े कर दिए थे, सामने मेरे पास इस टाइम पर 40 स्टूडेंट्स हैं, इन 40 में से अब मुझे 15 और भेजने एक जगह पे, तो मैं इन 40 में से 15 स्टूडेंट्स फिर से निकालूंगा। तो 40 में से 15 स्टूडेंट निकालिए दूसरी जगह पर भेजने के लिए, 40C15, 40C15। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स अलग कर दिए 50 में से, तो एक जगह मेरे पास 10 स्टूडेंट निकल के खड़े हो गए। देन जो मेरे पास 40 बचा, मैंने उन 40 में से 15 स्टूडेंट फिर से निकाल के एक तरफ खड़े कर दिए एक ग्रुप बना करके। तो इनमें से जब मैंने 40 में से 15 निकाले, ये 15 का ग्रुप बना, कितने बचे मेरे पास, जब 40 में से बेटा 15 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, मेरे पास 25 बचे हैं, और आपको दिख रहा है कि तीसरी जगह पे मुझे 25 ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, या 25 में से तो आप सिलेक्शन नहीं करना ना, 25 तो मेरे पास एक चाहिए ही थे तीसरी जगह पे, तो 25 मेरे पास अलग से बचे रह गए। तो ओवरऑल मुझे क्या दिख रहा है इस टाइम पे, इतना करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि मेरे पास 50 स्टूडेंट बैठे थे, 10 को मैंने निकाल के खड़ा कर दिया अलग से, फिर बचे हुए 40 में से मैंने फिर से 15 को निकाल के खड़ा कर दिया अलग से। अब उसके बाद देखिए 25 खुद से अलग खड़े रह गए, तो मेरे पास इस टाइम पे एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। इस टाइम पे मुझे इतना करने के बाद 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं, एक जगह पे 10, एक जगह पे 15 खड़े हैं, एक जगह पे 25 खड़े हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी मैंने स्टूडेंट्स को यार निकाल के खड़ा किया है, ये जो 50 की क्लास थी ना बेटा, मैंने इनमें से 10 निकाले, फिर 15 एक तरफ कर दिए, 25 एक तरफ बचे रह गए। इतने से मैंने इतना जो ये किया, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया, इससे सिर्फ इतना हुआ है कि मेरे पास स्टूडेंट्स एक 3 ग्रुप में बटे हैं, अभी सिर्फ ग्रुप्स बने हैं, अब मुझे आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना था, मुझे रूम्स में भी भेजना था। तो सोचिए इतने फॉर्मूले से आपके पास 3 ग्रुप बन गए। अब आपको आगे जाके आपके पास बेटा 3 रूम है, मान लीजिए रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। तो मुझे अभी इनको आगे भेजना भी तो है यार, मुझे तो 3 रूम्स में भेजना था ना इनको। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। आप सोचिए कि आपके पास 3 बंडल रखे हुए हैं, 10 स्टूडेंट का एक बंडल, 15 स्टूडेंट्स का दूसरा बंडल, और बेटा 25 स्टूडेंट्स का तीसरा बंडल। 3 बंडल हैं, 3 थिंग्स समझिए ना इनको, और 3 रूम है सामने। क्या करेंगे, 3 थिंग्स है और 3 रूम है, तो तीनों जगह एक बंडल को भेजिए, तो 3 में 3 को अरेंज कर दीजिए, कितने से, 3 फैक्टोरियल से। आप जानते हैं कि n थिंग्स को n प्लेसेस पर अरेंज किस तरह कर सकते हैं, हर जगह एक एक जानी चाहिए, जबकि n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब इन 3 ग्रुप्स को 3 रूम्स में भेजने के तरीके हो गए, सच दैट हर जगह एक एक ग्रुप जाए 3 फैक्टोरियल, तो इनटू 3 फैक्टोरियल, राइट। तो बेटा मेरे पास इस फॉर्मूला से यहां तक टोटल मिला के जो भी मैंने प्रोसेस किया, ये मेरे पास नंबर ऑफ वेज हो गए डिस्ट्रीब्यूशन के। 50 स्टूडेंट्स को
3 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का मेरे पास ये फाइनल आंसर हो गया। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करते हैं यार। कैसे करेंगे? आपको दिख रहा है 50C10, इसे मैं लिख सकता हूं 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल, राइट? इनटू ये क्या है बेटा 40C15, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं? 40 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल एंड 40 माइनस 15 फैक्टोरियल, तो क्या होगा ये 25 फैक्टोरियल। और इनटू में मेरे पास चल रहा है 3 फैक्टोरियल। अब आप बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये कैंसल आउट हो गया 40 फैक्टोरियल। क्या बचा फाइनली? क्या बचा बेटा मेरे पास फाइनली? 50 फैक्टोरियल अपॉन दिस 10 फैक्टोरियल। 1 मिनट बेटा, 50 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल, ये मेरा डिनोमिनेटर बच गया। 10 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल एंड 25 फैक्टोरियल, ये मेरा डिनोमिनेटर रह गया। और इनटू में मेरे पास चल रहा है अलग से 3 फैक्टोरियल, ये मेरे पास हो गया। ठीक है, आप बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो मुझे क्योंकि इन स्टूडेंट्स को 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसलिए इनटू में मेरे पास 3 फैक्टोरियल आया। तो आपको दिख रहा है कि इनटू में क्या जाएगा, जितनी जगह पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप n थिंग्स को r पर्संस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनटू में आएगा क्या r फैक्टोरियल। अगर 10 थिंग्स को 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इनटू में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, राइट? तो जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना फैक्टोरियल इनटू में चाहिए। अब मैं देखता हूं कि यार ये बाकी वैल्यूज कहां से आ रही हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो टोटल मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे, तो वो टोटल का फैक्टोरियल ऊपर में आया। और 3 जगह जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था, एक जगह पर 10 लोग चाहिए थे, एक जगह पर 15 लोग चाहिए, एक जगह पर 25। तो इन तीनों का फैक्टोरियल अलग अलग नीचे आ गया। तो आपको देखने से पता लग रहा है कि यार ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला हो सकता है मेरे पास। ऊपर में टोटल का फैक्टोरियल रख दिया जाए और नीचे में जितने जितने थिंग्स ईच ग्रुप में रहने वाले हैं उतने का फैक्टोरियल नीचे रख दिया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए किस नंबर के फैक्टोरियल से, जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? तो इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जनरलाइज करके। अब मैं बोलूंगा आपसे कि मान लीजिए मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, और मैं मान लेता हूं कि मुझे इनको 4 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि किसी एक को p नंबर ऑफ थिंग्स जाएंगी, किसी दूसरे को q नंबर ऑफ थिंग्स जाएंगी, किसी तीसरे को r नंबर ऑफ थिंग्स जाएंगी, और किसी फोर्थ को मैंने मान लिया w नंबर ऑफ थिंग्स जाएंगे, राइट? तो n थिंग्स टोटल, एक को P चाहिए, किसी को Q जानी है, किसी को R और किसी को W। तो 4 में डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ऊपर में टोटल का फैक्टोरियल, नीचे में हर एक ग्रुप के नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल, राइट? और क्योंकि इन्हें 4 जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो क्या हो जाएगा? इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया है। समझ में आई बात? तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसमें देखने से आपको क्या पता लग रहा है? इसमें देखने से आपको पता लग रहा है कि यार मुझे ना, जब मैं डिफरेंट थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितनी कितनी थिंग्स देनी है, क्योंकि मुझे नीचे उनके फैक्टोरियल्स चाहिए। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट? तो थोड़ा आपको आइडिया होगा, आपको ये पता लग गया कि ये जरूरी है कि कितनी नंबर ऑफ थिंग्स देनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे इसको, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूट थ्री, या मैं बोल देता हूं बेटा 5 कर लेते हैं इसको, राइट? डिस्ट्रीब्यूट 5 डिफरेंट बुक्स इनटू 3 चिल्ड्रन।
ठीक है, तो मेरे पास यार 5 बुक्स हैं, डिफरेंट है, मुझे 3 बच्चों में बांटनी है, मैं क्या करूंगा? देखिए यार, ये तो डिफरेंट बुक्स है ना, और डिफरेंट के डिस्ट्रीब्यूशन की एक खास बात थी कि मुझे पता होना चाहिए कि कितना कितना मुझे देना है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंडीशन एक चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोला सच दैट ईच चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट 1 बुक, राइट? मैंने बोल दिया कि यार 5 बुक्स है, 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और हर किसी को कम से कम 1 बुक तो चाहिए ही। कैसे करूंगा? आपको पता है, डिफरेंट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले मुझे फिक्स करना होगा कि कितना कितना देना है। ये मैंने देखा है अभी जस्ट पहले वाले फॉर्मूला में। तो देखिए क्या करेंगे। तो यार पहले मुझे पता होना चाहिए कितना कितना देना है। तो एक बार जो कंडीशन दी है, कितनी कितनी मिनिमम देनी है, कितनी मैक्सिमम देनी है, उसके हिसाब से पहले आप खुद से फिक्स कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है कि कितना कितना देना है, लेकिन कुछ कंडीशन तो दी होगी, तो उस कंडीशन के हिसाब से आप फिक्स कर लीजिए कि यार इतनी इतनी थिंग्स हम दे सकते हैं, तभी तो फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। देखिए पॉसिबल देखते हैं यार, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, या पॉसिबल केसेस क्या क्या है। मेरे पास 5 बुक्स हैं, मुझे 3 बच्चों में बांटनी है, सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1 बुक। तो देखना पॉसिबिलिटी, यार एक तो ये हो सकता है किसी को 1 दी हो, किसी एक को 1 दी हो, और किसी को 3 दी गई हो, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, किसी को 5 में से 2 गई हो, किसी को 2 गए हो, और किसी को 1 गया हो, ऐसे भी टोटल मेरे पास 5 हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि आप सोचेंगे सर और कम कर लो, 2 से कम 1 कर लो तो दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। तो फाइनली ये हमारे पास 2 ही केसेस बनेंगे, यही 2 केसेस हैं जिस तरह से हम 5 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? तो अब मुझे इस पे फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना बेटा ये वाला, मैं 1 मिनट के लिए बैक जाता हूं। जब मैं आपको ये वाली बात पढ़ा रहा था कि यार एन थिंग्स को जब इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। इसमें मैं आपको एक स्पेशल केस और बता दूं, उसका डेरिवेशन भले ही हम लोग आगे देख लेंगे। इसमें मेरे पास मान लीजिए कभी भी अगर ऐसा हो, एन थिंग्स को हम कुछ जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल हो जाएं। जैसे मान लीजिए किसी एक पर्सन को पी थिंग्स जाएंगी, किसी दूसरे पर्सन को भी पी थिंग्स जाएंगी, किसी को आर जाएंगी और किसी को क्यू जाएंगी। तो जैसे यहां 2 लोगों को इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स जाएंगी, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका बेटा डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी के लिए फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए ताकि हमारा अभी वाला क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो जब मैं इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि कुछ लोगों को नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल मिलेंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन में इस बात का ध्यान रखें, सेम फॉर्मूला लगाएं सबसे पहले। ऊपर में टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, नीचे में सभी का फैक्टोरियल, इनटू में जैसे करते थे हम, जितनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना है उतने का फैक्टोरियल। लेकिन जितने ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल हैं, जैसे यहां दिख रहा है मुझे 2 ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल हैं, तो 2 फैक्टोरियल का नीचे आप अलग से मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेट, ठीक है। अगर 3 ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल हैं तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दें। 4 ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल हैं तो 4 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दें। अभी के लिए आप इसको याद रखें, ठीक है। तो अब हम ये कैसे आया वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं उस क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, यहां पर इस क्वेश्चन में। तो मेरे पास क्या था, मुझे 5 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। मेरे पास 5 को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करने की यही पॉसिबिलिटीज है, सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 बुक। तो यार या तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, या फिर बेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे वो देख लेते हैं, प्लस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो देख लेते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के। देखिए नंबर ऑफ वेज
ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यार इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर ऑफ वेज, तो ये मुझे दिख रहा है 5 को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी एक को 1 बुक देना है, किसी एक को 1 बुक देना है, किसी एक को 3 बुक देना है। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा कि ऊपर में टोटल का फैक्टोरियल और नीचे में क्या है बेटा, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। मतलब ये हुआ कि हमारे पास नीचे में टोटल हर एक ग्रुप के जितने नंबर ऑफ थिंग्स हैं उनके फैक्टोरियल को हम नीचे रख देते हैं, इनटू, क्योंकि 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल। और एक मैंने बात आपको और बताई थी कि जितने ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स सेम हो उतने फैक्टोरियल का नीचे मल्टीप्लाई करें। तो क्योंकि 2 ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स सेम है, इस देखो 2 ग्रुप्स में नंबर ऑफ थिंग्स सेम है इसलिए 2 फैक्टोरियल आपको नीचे में एडिशनल, ठीक है। 3 में नंबर ऑफ थिंग्स सेम होती तो नीचे में 3 फैक्टोरियल एडिशनल। चलिए अब इस तरह से, इस पैटर्न से जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 to 1, इसके नंबर ऑफ वेज देखिए, ऊपर में टोटल का फैक्टोरियल, नीचे में हर एक ग्रुप के नंबर ऑफ थिंग्स का फैक्टोरियल। क्योंकि यहां 2 जगह पर नंबर ऑफ थिंग्स सेम है इसलिए हम एक 2 फैक्टोरियल नीचे में एक्स्ट्रा रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इनटू में क्योंकि हम 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए हम 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जितनी जगह पर नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल हो जितने ग्रुप्स में, उतने फैक्टोरियल का नीचे में मल्टीप्लाई कर दें। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा। ये मेरे पास कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया। यहां जैसे मैं देख पा रहा हूं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास बचा हुआ है, ये मेरे पास हो जाएगा 5 4 3 2 अपॉन, ये मेरे पास आ गया प्लस 5 4 3 2 1, एंड ये मेरे पास हो जाएगा 3 into 2, नीचे में मेरे पास हो गया बेटा 2, ये मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये यहां से देखते हैं फाइनल वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ रही है। फाइव इंटू 4 into 3 60, प्लस यहां देखते हैं कितनी वैल्यू मेरे पास है, 15 into 6 90, कितना हो गया बेटा ये 150। तो टोटल मेरे पास 150 नंबर ऑफ वेज हो गए इसके डिस्ट्रीब्यूशन के। तो यहां मेरे पास, यहां हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सेकंड सेट क्या था बेटा, मैं वापस जाता हूं जहां से हमने शुरुआत की थी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने अभी ये वाला कवर किया है, ये वाला ग्रुपिंग। अभी हम लोग अगर इस वाले की बात करें तो ये आइडेंटिकल थिंग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी मेरी क्लास की लिमिटेशन है इसलिए इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए यही सिर्फ डिफरेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमने देखा, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।